हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको राजभवन के बसंतोत्सव के दूसरे दिन की कुछ झलकियाँ दिखाना चाहूँगी। फूल पौधों के साथ साथ मैं कुछ ऐसे स्टॉल में भी आपको ले जाऊंगी जिससे कि आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हो, और आपने अगर कुछ कभी मिस कर दिया हो किसी ट्रेड फेयर या मेले में तो यहाँ से देख करके आपको उससे एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी पेड़ पौधों से रिगार्डिंग और अपने स्वास्थ्य और मनोरंजन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये राजभवन में फूलों की प्रदर्शनी जैसा कि आपको पता है लगी थी। इसमें देखिए डहेलिया कितने बड़े साइज़ का है कि मेरे दोनों हाथ भी अगर मैं इसमें लगा दूं तब भी ये उससे बड़े साइज़ के डहेलिया है। तो ये गार्डनर की खूबी होती है कि वो कितने सुंदर और कितने बड़े साइज़ का प्रोडक्शन अपने पौधे से ले सके। पहला स्टॉल जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये स्वदेश कुटुंब का स्टॉल है, जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा गोबर और जड़ी बूटियों से निर्मित कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि आप अपने घर में खुशबू के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो खुले में लेते हैं गोबर का प्रोडक्ट है सारा हमारा और जड़ी बूटियों का। उसके बाद अगले स्टॉल में देखिए आप रिंगाल और बांस से बने हुए प्रोडक्ट, फ्लावर वास हैं, मोमो की बास्केट, रोटियां रखने के लिए टोकरियां, ये आपका पेंसिल बॉक्स होल्डर या कुछ इस तरह के आइटम्स यहाँ पर थे, और सुगंधित धूप और बाकी दूसरे प्रोडक्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। यहाँ पर बहुत सारे लगभग 4 से 5 स्टॉल हनी बी और उसके प्रोडक्ट्स जैसे हनी वैक्स, पॉलन हनी और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। किस तरह से हनी जो है वो वैक्स को अपने कॉम में कलेक्ट करती है, कैसे उसको प्रोसेसिंग की जाती है और कैसे अलग अलग फ्लेवर्स का हनी जो है शहद जो तैयार किया जाता है, ये सारे स्टॉल में पूरी प्रोसीजर लोगों को आसानी से समझाई भी जा रही थी। अगला स्टॉल ये पिकल का स्टॉल था और इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था कि किस तरह से लोगों को टेस्ट करने के लिए भी दिया जा रहा था, किस तरह से पिकल बनाया जाता है, कैसे हम उसको प्रिजर्व करते हैं, किस तरह से रखते हैं, और इन्होंने अपनी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर रखी थी। ये देखिए पारंपरिक सिलबट्टा कूटने के लिए ईमान जस्ता, और कैसे इन्होंने अपनी पैकेजिंग और किस तरह से इन्होंने पिकल को प्रिजर्व करके रखा था, ये सारा का सारा इसमें दिखाया गया था। मार्केटिंग भी किसी चीज़ को बेचने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए सूप में कितनी खूबसूरती से इन्होंने मिर्चों को और सौंफ को सजा रखा था। तो इनके स्टॉल में भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। नमस्कार, मैं विजय शर्मा दिल्ली से डेल एग्रो। अब मुझे हाँ जी, ड्रैगन फ्रूट के बारे में कुछ बताइए, क्यों लोगों को ये लगाना चाहिए? देखिए, अगर इसकी बात करें, ये हेल्थ और वेल्थ ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ में अगर इसको खाते हैं तो मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है, हर फ्रूट की होती है, लेकिन इसकी जैसे हम लोग कीवी वगैरह का जैसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो ये USDA की रिपोर्ट है कि ये एक हाई प्रोटीन मतलब हाई वैल्यूबल फ्रूट है, इसको सुपर फ्रूट के नाम उसको नाम दिया गया है। दूसरा, इसका अगर वेल्थ की अगर बात करें तो अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो इसके अंदर में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। आप इसकी कोई भी कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो 1 एकड़ से स्टार्ट करें और आधा एकड़ से स्टार्ट करें, और ये आपका उत्तराखंड का जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती और गर्मियों में पसीना आता है, तो वहाँ पे आप बड़े आराम से इस ड्रैगन फ्रूट को उगा सकते हैं। और कमर्शियली अगर आप इसमें काम करते हैं तो 1 एकड़ में आप मिनिमम आपको 4 लाख रुपए का बेनिफिट होता है। इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन हम मिनिमम बताते हैं, मिनिमम प्राइस के लिए बोलते हैं। और ये बहुत अच्छी आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छी पोटेंशियल और क्रॉप है। आप इसमें एक बार काम करें, बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। उसके बाद अगले स्टॉल में सघन पौधा केंद्र वाले लोगों ने टिमरू से जो है एसेंशियल ऑयल निकाला है, और कुंजा जो पहाड़ों में होती है, एक तरह की खरपतवार कह सकते हैं, या रोड साइड पे एक जंगली एक वीट थी, उससे इन्होंने हैंड वॉश निकाला है, और उसी के बाय प्रोडक्ट के रूप में इन्होंने, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा थी, तो उन्होंने उसके बिस्किट भी बनाए जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। लेमन ग्रास का भी इन्होंने एसेंशियल ऑयल निकाला है, और लेमन ग्रास से ही इन्होंने हैंड वॉश भी बनाया है। अभी सब ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आगे ये इसे का प्रोडक्शन करना भी शुरू करेंगे। उसके बाद आर्मी का बैंड अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार था, और उसी के साथ लगा हुआ ये वर्टिकल गार्डन। घरों में अगर आपके स्पेस नहीं है तो आप वर्टिकली भी अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। राजभवन का अपना पर्सनल बोनसाई गार्डन, जहां पर लोगों की भीड़ लगी थी और लोग बोनसाई अलग अलग शेप की बोनसाई का आनंद ले रहे थे। इसकी वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी बनाई है, अगर आप चाहें तो मेरे लास्ट ईयर के बोनसाई गार्डन में भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर राज्यपाल द्वारा विजेताओं को पुरस्कार बांटे जा रहे थे, और पूरा जन समूह उनको देखकर उनका उत्साहवर्धन कर रहा था। और फिर ये ऑर्किड्स देखिए, खूबसूरत ऑर्किड जो कई कई दिन तक खिले रहते हैं।
और फूल तो इतने खूबसूरत लग रहे थे कि उनसे तो बस नज़रें ही नहीं हट रही थी। जिधर देखो सुंदर ही सुंदर फूल नज़र आ रहे थे। उसके बाद एक वैद्य जी का स्टॉल था, जिन्होंने की कई तरह की हर्बल चाय, बुरांस, घिंगरू, किलमुड़ा, काफल, त्रिफला की चाय बना रखी थी। वो क्या इलाज करते हैं ये उनकी ही जुबानी सुनिए। मैं पारंपरिक वैद्य रामकृष्ण पोखरियाल चौथी पीढ़ी में काम कर रहा हूँ और हमारे खेतों में 10 हेक्टेयर में 100 प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगी हुई है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर के एम फार्मा बी फार्मा PhD वाले बॉटनी वाले बच्चे हमारे यहाँ आते हैं प्रैक्टिकल के लिए, और मैं सभी हिंदुस्तान में जितनी बीमारी होती है सभी का सफलतापूर्वक इलाज करता हूँ। 10 प्रकार की मैं हर्बल टी बनाता हूँ, 7 प्रकार की मेरे पास तुलसी है, और पूरे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियाँ मेरे को सेमिनारों में बुलाती हैं। मुख्य जो आजकल बीमारियां चल रही हैं उनके बारे में मुख्य बताइए। बीमारी आजकल सोराइसिस है, चर्म रोग, तो वो 2035 तक वो महामारी का रूप ले लेगा मेरे हिसाब से। जैसे पहले टीबी और प्लेग होता था कि महामारी आ गई, सब खान पान जितना फास्ट फूड खा रहे हैं मैक्सिमम लोगों को, बच्चों को आजकल तो 2-2 साल के बच्चे भी आ रहे हैं मेरे पास, उनको सोराइसिस की समस्या हो जा रही है, और महिलाओं को ज़्यादातर हो रही है। ये हो रही है ज़्यादातर दूध के प्रोडक्ट से, क्योंकि दूध मैक्सिमम केमिकल वाला है, बाजार में बिक रहा है। और डायबिटीज़ को मेरे हिसाब से जो चलेगा, तो मैं डायबिटीज़ 3 महीने में 300 वाले को 70 रुपये ला जाता हूँ, 70-80 रुपये। लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर और गले का कैंसर मैं ठीक कर देता हूँ, पर खान पान जो है परहेज मेरे हिसाब से चलना पड़ता है। कई लोगों ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग डिस्प्ले पर लगा रखी थी। ये देखिए उसका नज़ारा। और उसके बाद ये रेजिन की बनी पेंटिंग, जिसमें उत्तराखंडी कल्चर को दिखाया गया था। नथ पहनी हुई सुंदर सी एक नारी, और कई तरह के उत्तराखंड के कल्चर उसको यहाँ पर उसके रेजिन आर्ट के थ्रू दर्शाया गया था। ये गणेश भगवान, और उसके बाद ये स्टोन आर्ट, जिसमें पत्थरों में अलग अलग तरह की आकृतियाँ उकेरी हुई थी। गार्डनिंग में यूज़ होने वाले प्लास्टिक के पॉट और ग्रो बैग भी यहाँ पर अच्छी मात्रा में बिक रहे थे। और ये एक आर्ट फॉर्म जिसे हम कोकोडामा कहते हैं, ये एक जापानीज टेक्निक है, जिसमें कि प्लांट्स को एक मीडियम के साथ रैप करके एक लपेट देते हैं, और फिर उसको कई दिन तक हम चला सकते हैं। और इसमें अब आगे देखिए वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी, कि हमें वर्मी कंपोस्ट क्यों अपने पौधों में डालना चाहिए। Between compost and vermicompost is that the vermicompost is 5 times higher in nutrition, and additionally it has much more carbon which can hold water. So this has all the 17 essential elements what plants requires. Also in addition humic acid, humus, cytokinins, gibberellins, plant hormones, and this makes it an ideal food for your plants. Thank you. उसके बाद एक ये स्टॉल था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। उत्तराखंड के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की बोली, जो कि आज की पीढ़ी भूलती जा रही है और उसमें बातचीत करने में अपनी शर्म समझती है, उसको इनकरेज करने के लिए ये स्टॉल लगाया गया था। इसमें छोटे छोटे, जैसे आप कह सकते हैं पखड़े हैं, मुहावरे हैं, उनको एक छोटी छोटी टैग लाइन दे करके बड़े बड़े बोर्ड में डिस्प्ले किया गया था, ताकि बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों। और छोटे छोटे यहाँ पर मैग्नेट वाले स्टिकर टाइप के बनाए हुए थे, छोटे गुड्डे गुड़िया भी थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और एक ये देखिए प्योर वूल पर जो है पौधों की एक्सट्रैक्ट से जो है रंग पेंट करके सुंदर सॉक्स, शूज़, कुछ रखने के आइटम, शॉल आदि बनाए गए थे, जिसमें कि नेचुरल डाई का काम पौधों के एक्सट्रैक्ट से किया गया था। ये भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद मणिपुर की महिला द्वारा लगाया गया एक स्टॉल था, जिसमें कि बैम्बू के बने हुए कप, ये देखिए कैटल, और बहुत ही खूबसूरत और भी आइटम थे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसको कई तरह से मोल्ड करके अपने यूज़ में लाते हैं। ये देखिए डेकोरेटिव आइटम भी यहाँ पर थे, और कुछ उन्होंने खाने की चीज़ें भी यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी थी। और ये मल्टीपर्पज़ फ्लावर वास की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और किसी होल्डर सामान रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मणिपुरी शॉल, और मणिपुर में मिलने वाली ये फेमस बीन जो वहाँ पर इतनी लंबी लंबी होती हैं, उसकी वेजिटेबल भी बनाई जाती है, और भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी थी। और उसके बाद बालावाला की वो नर्सरी, जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी। नर्सरी में ऑर्नामेंटल प्लांट तो थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से फाइकस की बहुत सारी स्पीशीज़, जैसे कि रबर प्लांट और दूसरी फाइकस की स्पीशीज़, ये एक छोटे छोटे पॉट में या कंटेनर में दे रहे थे, जिसकी प्राइस मात्र 40 रुपीज़ थी, जिससे कि आप अपने कॉस्टली पौधों का शौक भी पूरा कर सकते हैं, उनको अपने पास बड़ा होते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद फिर ये बैम्बू प्लांटर। तो ये थी राजभवन के दूसरे दिन की सैर। मैं राजभवन से कौन कौन से पौधे और किस कीमत पर लेकर आई, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।